बंगाल की राजनीति में हिंसा की भूमिका का इतिहास पुराना है। कुछ माह बाद वहां चुनाव होने हैं, जिसके कारण वहां पर हिंसा का दौर चल पड़ा है। वह तृणमूल कांग्रेस को तिनके के समान उसके मूल को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है, जिसको लेकर मचा बवाल। तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और चुनाव आयोग के सामने बंगाल को लेकर अपनी कई मांग रखी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से क्या कहा और बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ममता सरकार पर आखिर क्या आरोप लगाए और क्या मांग की। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कई मांगे रखी। बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग, बंगाल में आचार संहिता लागू करने की मांग, राजनीतिक हिंसा पर एक्शन की मांग, बंगाल के हालात कश्मीर से भी बुरे, पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। इन तमाम आरोपों के साथ चुनाव आयोग से बीजेपी ने रखी अपनी मांगों की लिस्ट। सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेन और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रल रोल्स का ऊपर हम लोग जो ऑब्जेक्शन किया है, एक तो डेड वोटर्स या जो लोग उनका घर मूव किया है और फाइनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अब्रप्टली बहुत परिणाम में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है। हम लोग का सस्पिशन है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स यहाँ इंक्लूड कर रहा है। बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता को आप सुन रहे थे और इससे जुड़ी इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 17 दिसंबर को बंगाल जाएगी आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर होगा चुनाव आयोग का दौरा। बंगाल में कानून व्यवस्था का जायजा भी लेगी चुनाव आयोग की टीम। 2021 में होने हैं बंगाल विधानसभा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर 2021 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम जाएगी बंगाल। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन में होंगे चुनाव? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली थी। ममता जी ने बनाया है, टीएमसी ने बनाया है, वो भय और आतंक का है। मुझे लगता है कि इस को चुनौती की तरह चुनाव को लेना चाहिए और आने के समय में ऐसा नहीं हो, इसकी जवाबदारी लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसका विकल्प सिर्फ राष्ट्रपति शासन है कि राष्ट्रपति शासन लगे उसके बाद ही चुनाव हो तभी निष्पक्ष हो सकता है? टीएमसी के रहते हुए उसके कार्यकाल में चुनाव अगर हुआ तो वही तस्वीर होगी। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से जब मैं देखता हूं बंगाल की स्थिति तो बहुत ही खराब। लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं और अपराधीकरण इतना जबरदस्त है। नौकरशाही का राजनीतिकरण समझ, अपन नौकरशाही का अपराधीकरण हो जाए तो बहुत। जी आप सुन रहे थे बंगाल को लेकर बीजेपी के प्रभारी, जो कि गैर बंगाली हैं, हिंदी पट्टी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आपका वास्ता है, कैलाश विजयवर्गीय। जी हाँ, बीजेपी की शिकायत पर क्या एक्शन होगा, सवाल तो उठेंगे। जी हाँ, क्या ममता के राज में शांतिपूर्ण चुनाव नामुमकिन है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा? इसके साथ साथ इन्हीं सवालों के साथ कई और सवाल भी होंगे, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ
सियासी दलों के प्रवक्ता मौजूद हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तमाम सवाल जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि क्या ममता राज में चुनाव करा पाना नामुमकिन है, क्या साफ सुथरे चुनाव ममता राज में हो पाएंगे, ये शंका, ये भ्रम के तहत चुनाव आयोग से बीजेपी ने अपनी शिकायतों का एक पुलिंदा दिया। जी हां, इसी मुद्दे पर मेरे साथ बहस करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम सियासी मेहमान मौजूद हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता सौरव सिकंदर हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीएमसी नेता, समर्थक और प्रवक्ता बादल देवनाथ साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्ट के नेता, जी हां, बड़े विवेक से अपनी बात रखते हैं, बड़े उनके बोलने का अंदाज भी अलग होता है, ठीक है, लेकिन उसमें आक्रांत नहीं दिखाई देते वो। जी हां, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बड़े प्रेम से अपनी बात रखने वाले प्रेम कुमार साहब मौजूद हैं और बंगाल मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कृपा शंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सौरव जी आपके पास आना चाहूंगा। सौरव जी, अब वक्त आ गया है कि ममता सरकार को भंग कर दिया जाए। देखिए, ममता सरकार का विदाई तो निश्चित है और आने वाले चुनाव में उसको बंगाल का जनता निश्चित रूप से बंगाल से भंग करेंगे। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है, हमारे माननीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी इसमें अपना पार्टी का स्टैंड पूरा साफ कर दिया है कि बंगाल में कोई कानून का शासन नहीं है। जहां पे दुनिया के सबसे बड़े दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हो सकता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट, जिसको जेट कैटेगरी के जेट क्लास का सिक्योरिटी मिलता है, उसका पालन नहीं करते हैं। और उसका जो अफसर है, कुछ अफसर उसके लिए ऐसे काम कर रहे हैं कि उसका चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली को बुलाने पर भी दिल्ली नहीं आने का साहस दिखा सकते हैं। ये अंदाजा लगाना उसमें कठिन नहीं है कि बंगाल में गणतंत्र नहीं है, बंगाल में शासन नहीं है। बंगाल में पुलिस और प्रशासन का एक पार्ट पूरा ममता की पार्टी का कैडर जैसा काम कर रहा है। तो बंगाल में अगर लोगों को, अब ममता ये समझ गया कि उसके पैर के तले जमीन खिसक गया है, इसीलिए वो लोगों को वोट देने से दूर रखना चाहते हैं, डरा धमका के वोटिंग को प्रभावित करना चाहते हैं। इसीलिए आज लोग वहां पे वोट दे पाए, अपना मत जो है वो ठीक से दे पाए। और जो इस सरकार का जो अत्याचार है, इस सरकार का जो अपशासन है, इस सरकार का जो दुर्नीति है, इसका जवाब जनता निश्चित रूप से वोट ईवीएम मशीन में देंगे। क्यों लोग वोट नहीं दे पाए, इसलिए ममता ये डर का माहौल कर रहा है। जी हाँ, सौरव जी आपके पास आऊंगा। आप ही के नाम से जुड़े बंगाल से एक बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर भी हैं, सौरव गांगुली, जिनको लेकर ये चल रहा है कि वो शायद आपकी पार्टी में आ सकते हैं। आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखते रखते चौके छक्के भी मारे। हमारे साथ बादल देवनाथ। बादल जी, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए आपको ये डर सता रहा है कि आपका सियासी दुर्ग ढह सकता है, इसलिए ममता दीदी ये सारी चाल खेल रही हैं। सौरव सिकंदर का कहना है, आखिर बंगाल की राजनीति का सिकंदर कौन? देखिए, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया, बहुत सारे सवाल आपने किया, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने किया है। और आज जो चुनाव भाजपा के लीडर लोग गया, सपंदा भी गया है। ये तो चुनाव आते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्य पंचायत चुनाव, पौरसभा कॉर्पोरेशन चुनाव, मेयर चुनाव आते हैं, तो ये सब चलता है। और वो लोग अर्धस्वरी चाहिए, ये तो आज का बात है। जब सीपीएम जब लेफ्ट फ्रॉम यहाँ पर था, तब भी ममता बनर्जी यहाँ पर अर्धसैनिक फौज का मांगा था। आचार संहिता जो बात है और कश्मीर से खराब स्थिति है, अभी आप बताइए ना, कश्मीर का स्थिति वहां पर पाकिस्तान से चोंगे लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कश्मीर में आते हैं, वहां पर मार के चला जाते हैं, और वहां पर सैनिक, भारतीय मिलिट्री भी वहां पर है। और बंगाल का स्थिति कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर टोटली ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ है। थोड़ा कुछ 294 विधानसभा सीट है, 341 ब्लॉक है, 127 पंचायत है, 6 कॉर्पोरेशन है। इतना बड़ा एरिया, 6-10 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। आप कह रहे हैं
एंड करने दीजिए मुझे, अवस्था एंड करने दीजिए। तो इतना बड़ा दो चार ब्लॉक, दो चार इलाका में जो कुछ घटना होती है तो इसको लेके बवाल होते हैं। और 350 से बस में एक लाइन से खत्म करना हो, 350 से बस नहीं लागू होगा, क्योंकि एक महीना पहले से चुनाव ऑफिस से निर्वाचन चुनाव के लिए जो नॉमिनेशन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे होगा और एफिडेविट कैसे होगा, चुनाव का ऑडिट कैसे होगा, सब काम एक महीना पहले से शुरू हो गया। और कल चुनाव ऑफिसर भी बंगाल में आ रहे हैं, एसपी डीएसपी कमिश्नर साथ बात करेगा। सौरभ सिकंदर, सौरभ जी आप पर ये पलटवार है, बादल देवनाथ का पलटवार है कि आप लोग इस तरह से कर माहौल बना रहे हैं। हमारे 130 से ऊपर ज्यादा कार्यकर्ता को मार दिया गया। उसका खाली अपराध यह था कि वो बीजेपी का समर्थक थे, बीजेपी का झंडा उठाते थे। आज पंचायत चुनाव से लेके पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया। आपके नॉमिनेशन भर किया तो कितने जाने गंवाना पड़ा। और उसके बाद लोकसभा में हमें लोगों को मौका मिला, सेंट्रल फोर्स दे के वोट कराया गया तो टीएमसी आधा हो गया। और अभी हम 2021 में अगर शांतिपूर्ण चुनाव करवाएंगे तो टीएमसी आधा नहीं, टीएमसी सब हो जाएगा। अब आखिर डर किस बात का है? लोगों का मत देने दीजिए, लोग जिसके पक्ष में है लोग उसको मतदान करेगा। भाई साहब, हम लोग तो 18-19 स्टेट में पूरे देश सरकार चलाते हैं। बादल देवनाथ, अगर सब कुछ ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा पर हुए हमले की निंदा क्यों नहीं की, भर्त्सना क्यों नहीं की, और उसके उलट जाकर कहती हैं कि ये सब नौटंकी है? बादल देवनाथ, एक राष्ट्रनेता बंगाल पर आ रहे हैं। मैं पहले भी आपको बताया, आपके चैनल के बाद दूसरे चैनल बताया, जो एक राष्ट्रनेता आ रहा है उसके पीछे 50 गाड़ी जा रहा है और उसके अंदर गुंडा भी रहते हैं। उन गुंडा लोगों को भी अरेस्ट किया गया। और एक बात है, एक राष्ट्रनेता यहाँ पर आ रहा है, पूरा देश जानता है। और हम लोग क्या पागल है और पत्थर लेके खड़ा रहूंगा और उनको मारूंगा? ये मेरा कोई कार्यकर्ता कुछ नहीं किया है। अलग से आप फोन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कौन किया है। और ये दंगा फैलाने का कोशिश मैं नहीं करूंगा। तीसरा बात है, डर का बात जो कह रहे हैं वो डर बादल देवनाथ, बादल जी आप लोगों का अड़ियल रुख आपके प्रशासनिक अधिकारियों पे भी है। अगर केंद्र सरकार उन्हें दिल्ली बुलाती है तो उन्हें रोक दिया जाता है, वो दिल्ली तलब जब किया जाता है तो आते नहीं है। हमारे साथ विवेक, आप रुकिए। हाँ। एक लाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईन श्रृंखला, लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, वो अलग से एक इवेंट को लेकर वो बुला लेके आईपीएस ऑफिसर को। क्यों ऐसा क्यों होगा? ये तो सरासर स्टेट गवर्नमेंट का अपमान है। और राज्यपाल जो हर दिन जो कर रहा है, तो वो जो हर दिन जो ट्वीट कर रहा है, और पंचायत चुनाव आप लोग काम नहीं कर रहे, इसलिए राज्यपाल को सक्रिय होना पड़ रहा है। आप लोग तो राज्यपाल को भी कह दिए कि केंद्र के एजेंट हैं, तब उनको ये सफाई देना पड़ा कि मैं संविधान का एजेंट हूँ। जब आपका काम ठीक नहीं चलेगा तो राज्यपाल की भूमिका शुरू होती है। आपको बात सुनना पड़ेगा, जवाब तो आपको लेना पड़ेगा सर। जी दीजिए। में क्या हुआ, त्रिपुरा में पंचायत चुनाव में क्या हुआ? 90% भाजपा लोगों ने क्या किया वहां पर। यूपी में पंचायत चुनाव में क्या हुआ, वहां पर नॉमिनेशन नहीं दे दिया गया, विरोधी पक्ष को दे दिया गया त्रिपुरा पंचायत में। और बंगाल का बात हत्या किया गया, इसका जवाब कौन देगा? टीएमसी कार्यकर्ता को जो हत्या किया, भाजपा स्वराज को हत्या किया गया, उसका जवाब कौन देगा? हर दिन अर्जुन सिंह बयानबाजी करते हैं, दिलीप घोष हर दिन जो बयानबाजी करते हैं, नीतीश प्रामाणिक जो बयानबाजी करते हैं, और कोयला सिंह यहाँ पर आके क्या करते हैं? 5 स्टार होटल में रहते हैं और यहाँ पर राजनीति करते हैं। एक लीडर बताइए, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, वो 5 स्टार होटल रह के संगठन का काम करते हैं। ये कौन सा लीडर है? कौन सा भाजपा का? अरे बादल देवनाथ जी, इस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में जी हाँ, जिस तरह से पार्टी ने प्रदर्शन किया और 18 संसद की सीटें लेकर आई है, उससे आपकी जमीन हिल गई है, ये लोग कह रहे हैं, विश्लेषक भी कह रहे हैं। आप रुकिए जनाब, मैं आऊंगा आपके पास। बादल जी, आपको मैंने भरपूर समय दिया। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं। विवेक जी,
कम्युनिस्ट राज को ममता ने इनहेरिट कर लिया है, सीधा आरोप लग रहा है। विवेक जी। भाई जब आप सुनिए, देखिए पहली चीज है, चाहे कांग्रेस जब केंद्र में थी और आज भारतीय जनता पार्टी है, हमारा स्टैंड है कि प्रेसिडेंट्स रूल को लागू करना यह कोई सोल्यूशन नहीं है और प्रेसिडेंट्स रूल को नहीं लागू करना चाहिए कहीं भी। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति यह है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बुरी स्थिति में है, यह सच्चाई एक है। पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं और यह भी सच्चाई है कि पंचायती राज में हमारे भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको पर्चा भरने नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली नहीं निकलेगी, क्योंकि बंगाल के अंदर जब लेफ्ट का रूल था तो सांप्रदायिक वारदात, सांप्रदायिक हिंसा और दंगे सांप्रदायिकता के आधार पर कभी नहीं हुए। लेकिन आज अगर आप बंगाल की राजनीति देखेंगे तो वही बंगाली जिसमें कभी एक हिंदू मुस्लिम की फीलिंग नहीं थी, आज एक कम्युनल एनवायरनमेंट बंगाल में है जिसके जन्मदाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये वहां पे आके दुर्गा माता को कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी जय श्री राम का नारा लगा करके लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। राम का नाम जो आप भक्ति के लिए प्रयोग में लाएं तो अच्छा लगता है, उसको अगर आप दंगे करने के लिए लाते हैं या आप ये, और सबसे बड़ा जो नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी देश में भी और खासकर बंगाल में बनाना चाहती है, वो नैरेटिव क्या है कि 14.5% मुसलमानों से, जिनके रिप्रेजेंटेटिव आजकल ये तृणमूल कांग्रेस को कह रहे हैं, उससे 80 से 85% हिंदुओं को खतरा है और हिंदुओं को एक डराया जाता है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है तो उसमें हिंदू रह नहीं सकता है। अगर मुसलमानों की सत्ता आ गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो ये नैरेटिव जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एंट्री करी है, इसकी वजह से ज्यादा ये सब घटनाएं घट रही है। कई बार बहुत सी मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी किलिंग स्टेज मैनेज्ड है, लेकिन सेलेक्टिव। जी विवेक जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या कम्युनिस्ट राज को ममता ने इनहेरिट किया है? भाई कम्युनिस्ट राज में सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म की कोई जगह नहीं। मार्क्सवाद में मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस और उसको समाज में राजनीति से दूर रखना चाहिए। धर्म आपकी एक व्यक्तिगत चीज है। आप दिन भर बैठ के राम के नाम का जाप करें, आप 5 बार नहीं आप 25 बार नमाज करें, कृपा करके उसको राजनीतिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में मत लाइए। यह मार्क्सवाद का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज की राजनीति अगर आप बंगाल की देखेंगे तो उसके अंदर एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो चुका है। आप वोट पोलराइजेशन हो रहा है। एक कोई कहता है साहब तृणमूल कांग्रेस जो है वो मौलानाओं को ऐसा देती है, मुसलमानों का प्रतीक हो चुकी है। फिर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती नैरेटिव बना रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है 80 से 85% ये खून खराबा क्यों हो रहा है? ये खून खराबा क्यों हो रहा है? ममता ने भी जब आपसे सत्ता छीनी थी तो इसी खून खराबे को भुगता था उन्होंने। जी नहीं, देखिए अगर खून खराबा होना होता तो इतनी आराम से प्योर मेजॉरिटी, इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेकर के ममता बनर्जी सरकार ना बनाती। जब लेफ्ट था 35 साल हमने रूल किया, लोग पसंद करते थे। भाई ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर चेंज मांगता है। ममता आई और इतने बड़े मैंडेट से आई, तो अगर ऐसा इतना मैनिपुलेटिव लेफ्ट होता और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होता तो ममता बनर्जी ना आती। दूसरी बात, आज का जो खून खराबा है आप समझिए, तृणमूल कांग्रेस तो जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है इंस्टिगेशन हो, झगड़ा हो, हमले हो, दंगे हो, जिससे पोलराइजेशन का एक माहौल बने, हिंदुओं में डर पैदा हो, हिंदू वोट इकट्ठे हो और भारतीय जनता पार्टी उनकी चैंपियन बनकर के आगे आए और बोले हमें वोट दीजिए, हम आपके प्रतीक हैं। विवेक जी, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो वन लाइनर सवाल था, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी आऊंगा। मेरे साथ पैनल में 2 मेहमान और बाकी हैं। प्रेम कुमार जी, सियासत का घिनौना चेहरा बंगाल में दिख रहा है और लक्ष्मण रेखा दोनों तरफ से पार की जा रही है। देखिए मनीष जी, सियासत का घिनौना चेहरा सिर्फ बंगाल में ही क्यों, देश के अलग अलग हिस्सों में दिखे, समय समय पर दिखे। इस देश में सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या की कोई सबसे बड़ी वारदात कौन सी है? मैं याद करता हूं कि यह वारदात है जबकि आपको छत्तीसगढ़ में एक साथ 31 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी छत्तीसगढ़ में। और मैं याद दिलाना चाहूंगा 26 मई को यह घटना हुई थी। जी हाँ, झीरम घाटी की ये घटना थी जिसमें अजीत जोगी भी घायल हुए थे। मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 महीने बाद ही चुनाव हुए थे वहां पर, और आज भी तारीख जोड़ लीजिए, जो घटनाएं चल रही हैं 5 महीने बाद चुनाव शेड्यूल्ड है बंगाल में। तो हम ये कहना चाहते हैं
ये घटना जो घट रही है पश्चिम बंगाल में, इसका कोई समर्थन नहीं करता, ये घटना ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आप 1 साल पहले चले जाइए, इसी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 18-19 सीटें जीती लोकसभा की। तो 1 साल में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि राष्ट्रपति शासन चाहिए? मैं फिर भी ये कहता हूं कि बीजेपी भ्रम में है, न वो राष्ट्रपति शासन चाहती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अगर वो चाहेंगी तो अपील जो है केंद्र सरकार से होगी, राष्ट्रपति से होगी, चुनाव आयोग से नहीं होगी। उसका जरिया राज्यपाल भी तो होंगे प्रेम कुमार जी। आप राष्ट्रपति का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? साफ राजनीति है कि राष्ट्रपति शासन का शोर मचाओ, राजनीतिक हत्या का शोर मचाओ और राजनीति करो, ये साफ मकसद दिख रहा है। जी प्रेम जी, लेकिन इस बीच कांग्रेस कहां पर है? किस दरी के नीचे छुपी है कांग्रेस? निश्चित रूप से आपका सवाल और देश की चिंता है कि देश में कांग्रेस को जो भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका उसकी क्रमशः घटती गई है। पश्चिम बंगाल में भी ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में चाहे लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, ये पीस रहे हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को पोलराइजेशन पॉलिटिक्स सूट कर रही है। इसी वजह से ये ध्रुवीकरण की राजनीति मुझे ऐसा लगता है कि कहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्यों को कहीं सत्ता न दे दे। प्रेम जी, मैं आऊंगा आपके पास। कृपा शंकर झा साहब, कृपा शंकर जी, मेरा सवाल आपसे, क्या ममता को ये नहीं लगता, ममता ये नहीं सोचती कि ये जो हिंसा है, जो हत्याएं हैं, इन्हें चौपट कर रख सकती हैं? हाँ, वो तो आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा नाम संशोधित कर लीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर चौबे है, आपका एक नेशनल चैनल है। जी। तो कृपा शंकर चौबे जी, पीसीआर नाम ठीक किया जाए। जी कृपा जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ममता बनर्जी जब कांग्रेस से अलग हुई थी तो उसको हम लोगों ने कवर किया था, उस समय जनसत्ता अखबार में था, और कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था तो एक दिन के अंतर में, उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने एक ऐसी सभा की थी और पूरे प्रदेश के लोग कलकत्ता में जुड़ गए थे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम बंगाल की राजनीति की बात करते हैं कि ममता एक जननेत्री है। ममता अभी बहुत गलतियां कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस हिंसा का लगातार ममता बनर्जी शिकार हुई, अगर एक भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहा है और उस पर हमले होते हैं तो यह निंदनीय है। तो जिस ममता ने बहुत सीपीएम की कई बार, उनके कैडरों ने अनेक बार उन पर हमले किए और हमलों से निकल करके आई, वे जननेत्री हैं, लेकिन लगातार जो आरोप आ रहे हैं उनके ऊपर, ये उनकी छवि के लिए शोभा नहीं देता। दूसरी चीज यह है कि लाठी से आप किसी को नहीं रोक सकते। बंगाल की समूची राजनीति, मैंने जब से आप देख लीजिए, सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने में खून की राजनीति हुई थी, उसके बाद सीपीएम का जब राज था तो सिंगूर में लगातार एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, तापसी मल्लिक। नंदीग्राम में 14 किसानों का नरसंहार कर दिया गया था, और जिस दिन नरसंहार हुआ था उस दिन मैं वहां था और उसमें हिंदुस्तान अखबार के विशेष संवाददाता के बतौर था। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अपनी जान बचाई थी। तो जो हिंसा लगातार हुई, वहां पर सन्यासियों की हत्या हुई सीपीएम के राज में। सीपीएम के राज में हजारों कार्यकर्ता मारे गए, और यह उस समय किसी समय पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, जो भारत के राष्ट्रपति के बाद में प्रणब मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस के हजारों, मेरा ख्याल है कि 60,000 का आंकड़ा उन्होंने दिया जी। और कलकत्ता के ताज बंगाल होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो बतलाइए कि अगर सीपीएम हिंसा करके, किसी को मार करके आना चाहे, और उसमें सीपीएम का जब राज था तब भी बहुत हिंसा होती थी। जी कृपा जी, शुभेंदु अधिकारी जिनका आपने जिक्र किया, सिंगूर, नंदीग्राम, जी, अगर नहीं होती थी लेफ्ट के राज्य में, इनको जरा करेक्ट करिए, ये बताएं मुझे, बड़े पत्रकार हैं तो जरा बताएं लेफ्ट के राज्य में कितनी बार दंगे हुए। ये राम और रहीम की जो पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की, कब थी लेफ्ट के राज्य में? इस्तेमाल नहीं किया है। लेफ्ट और कांग्रेस लड़ते थे आपस में, तो कब हुआ हिंदू मुसलमान वहां पर?
सुनिए, जिस समय ज्योति बसु थे कभी नहीं हुआ मुख्यमंत्री, उस समय जब विपक्ष में कांग्रेस थी और हम सरकार चला रहे थे 35 साल, तो ये राम और रहीम की राजनीति नहीं हुई। सुनने का धैर्य रखिए। ज्योति बसु के राज में दंगा हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और दंगाइयों को आश्रय दिया था एक गांधीवादी ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने। वो हिंदी के बहुत बड़े आचार्य हैं। उन्होंने बेलिया घाटा में जहां गांधी आश्रम है वहां दंगा, आपकी कहानियां दंगा पीड़ितों की रक्षा की थी। नेशनल मीडिया जब सत्ता में था और कांग्रेस विपक्ष में थी, 35 साल का समय, ये राम की राजनीति कभी नहीं हुई और रहीम की राजनीति नहीं हुई है। जो राजनीति हुई है पॉलिटिकल हुई है, झगड़े हुए हैं, पॉलिटिकल हुए हैं। 92 के कागज आप पलटिए, धार्मिक कभी नहीं हुआ। ज्योति बसु के कार्यकाल में धर्म के नाम पे दंगा करने से पहले लोग कांपते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का रूल नहीं है। खिलाफ में दंगे करो और उसके बाद आपको लेखक ने की थी, गांधीवादी विचारक ने की थी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने की थी, किसी सरकार ने नहीं की थी। कृपा जी, विवेक जी, शुभेंदु अधिकारी, विवेक जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि सुई का कांटा भी एक सेकंड आगे बढ़ता जा रहा है और देश का सवाल में अभी हमें और मुद्दों पर आना है। विवेक जी बिल्कुल, और कृपा जी, शुभेंदु अधिकारी ममता के सबसे करीबी, उन्होंने ममता पर ही हमला किया है कि ममता का हाल यानी कि टीएमसी का कहीं सीपीएम जैसा ना हो जाए। देखिए, ममता ने, देखिए इन सारी चीजों के बावजूद मैं बतला रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी अगर तृणमूल से दूर जाते हैं और बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को बहुत लाभ मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी भी उसी तरह का जन नेता है जिस तरह की ममता बनर्जी है। शुभेंदु अधिकारी ने खुद राजनीति में अपनी सीढ़ी बनाई और उस पर ऊपर चढ़ा है, और पूरे नंदीग्राम में, पूरे पुरुलिया जो जनजातीय क्षेत्र है, एक एक कर कृपा जी मैं बादल देवनाथ के पास भी आऊंगा कि एक एक कर ममता के गढ़ से उनके अपने सिपा सालार और उनके सिपाही निकलते जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और एक और नाम आया है विधायक जितेंद्र तिवारी का। पश्चिम बंगाल और राजनीतिक हिंसा को लेकर बहस जारी है कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। जी हां सौरभ सिकंदर जी, राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात कैलाश विजयवर्गीय ने की है, इशारा किया है, लेकिन इसके मद्देनजर इशारा तो उन्होंने ये भी किया था कि जनवरी से सीएए भी लागू हो सकता है। इसके साथ साथ और कई इशारे लगातार आते रहे। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह, एक महीने के भीतर अमित शाह के 2 दौरे। जो जानकारी है 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री कोलकाता में होंगे, पश्चिम बंगाल में होंगे। ये अपने आप में संकेत है। क्या आप ये संकेत देना चाहते हैं कि भागो भागो अमित शाह, नड्डा और प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे? देखिए, अमित शाह जी कुछ पहले से ही तैयार कर दिया था और उन्होंने जब आखिरी दौरा में गया उन्होंने बता भी दिया था कि मैं हर महीना 2 बार करके आऊंगा और बंगाल के चुनाव, जो बंगाल का जंग जो हो रहा है, इस परिवर्तन का जंग में हम हर कार्यकर्ता के साथ थे। थोड़ा यहाँ पे मैं बहुत देर से सुन रहा था, मैं विवेक श्रीवास्तव जी को थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा जो आप लोग कर, इसीलिए पूरा देश से आप लोग विलुप्त हो रहे हैं और आपका वोट परसेंटेज अभी फ्रैक्शन से काउंट करना पड़ता है। बंगाल में बीजेपी ना कभी कम्युनल पॉलिटिक्स किया है, ना कि पूरा देश में किया है। ये प्रोपेगेंडा है। अगर और हिंदू मुस्लिम वोट का बात जो ये कर रहे थे, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि नॉर्थ में जहां से एकदम अलीपुर से लेके मालदा तक 8 में से 7 सीट बीजेपी ने जीता है, वहां पे मुस्लिम वोट परसेंटेज कितना है और कितने मुस्लिमों ने हमें वोट किया। तो हम विकास के मुद्दे में वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के काम के मुद्दे में। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? आपने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? बताइए मुझे। सौरभ जी जहां तक आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, सौरभ जी जहां तक आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपकी बी टीम के प्लेयर आने वाले हैं, ओवैसी भी पहुंच रहे हैं कोलकाता, बंगाल।
हमारे ना कोई बी टीम है, और बंगाल में हम अकेले ही बिल्कुल सही लड़ेंगे। कहा आपने, वोट काटेंगे और उसका घाटा सेक्युलर फोर्सेस को होगा। 2 दिन बाद आप वामपंथियों को बिहार में भी ओवैसी साहब की वजह से झूठ बोलना बंद कीजिए। ओवैसी साहब की दूसरा मैं वजह आता से हूं, ये लोग स्ट्रेंथन हुए। हैदराबाद में भी ओवैसी साहब ने वही किया, अभी बंगाल में भी पहुंच रहे हैं। अमित शाह की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं सेक्युलर फोर्सेस को कमजोर करने के लिए। मॉडर्न डे चुना। विवेक जी सौरव सिकंदर में आता हूं। बादल देवनाथ जी, आपके हाथ से आप लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर भी दीदी ने लगातार जो तुष्टिकरण किया जा सकता था दीदी ने किया। जी हाँ, लेकिन जहां तक बात है मुस्लिम वर्ग आपसे नाराज है। एक तो आपने उर्दू की उपेक्षा की, उर्दू की उपेक्षा के साथ साथ मुस्लिम बच्चे जो बेरोजगारी का आलम है वो आपसे छिटक सकता है। और इसके साथ साथ जब 18 सीटें बीजेपी को मिली, अपने आप में आपके लिए बात हजम नहीं हो रही, गले से नीचे नहीं जा रही कि एक हिंदी क्षेत्र की पार्टी, जी हां, उसके अलावा ऊपर से करेला और नींद चढ़ा कि एक गैर बंगाली व्यक्ति आकर कैलाश विजयवर्गीय वहां पर आपकी चूल्हे हिला रहे हैं। तो आपने 3-4 सवाल तो किया है सर, और मैं एक बात कहना, कैलाश विजयवर्गीय कलकत्ता में सॉल्ट लेक एरिया में एक होटल में रहता है और बंगाल में संगठन करते हैं, 5 स्टार होटल में रहकर संगठन करते हैं। उसका बात छोड़ दीजिए कैलाश जी का बात। तीसरा बात है शुभेंदु अधिकारी का बात आपने ले आए। शुभेंदु अधिकारी का बात, शुभेंदु अधिकारी खुद का पॉलिटिक्स खत्म कर दिया है, क्योंकि उसका जो आदमी है वो लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी का गवर्नमेंट नहीं, शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट चाहिए। मतलब वो सीएम बनना चाहती है और भाजपा का भी शुभेंदु अधिकारी को सीएम नहीं बनाएगा। और दूसरा बात है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बंगाल में ठीक है, और इसके लिए चुनाव का इसका काम शुरू हो गया और 350 से लागू नहीं होगा। और मुस्लिम वोट का बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर बंगाली मुस्लिम जो है, ये मुस्लिम लोग ममता बनर्जी के पास में, जैसे मेरा बात मैं कह रहा हूँ, हर असम, झारखंड, उड़ीसा, हर टोटल चैनल में मैं सनातन धर्म के बारे में घंटे पर घंटा मैं बात करता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर विवेकानंद रामकृष्ण का बात जब आते हैं, मैं जब मस्जिद में जाता हूँ, हर जगह में मैं जाता हूँ, तब लोगों के साथ मिलकर सिख क्रिस्टियन बच्चे सबके साथ मिलकर छोड़ करता हूँ। जैसे मैं उड़ीसा में हो, बादल देवनाथ, बादल जी और एक लाइन में कर दूंगा, और एक लाइन में। और ये सौरभ सिकंदर को भी मुझे मालूम नहीं है। मैं भाजपा 20 साल भाजपा किया और तपन सिकंदर के साथ मैं जुड़े थे, और बंगाल में तपन सिकंदर जाने के बाद यहाँ पर एक भी लीडर नहीं है जो बंगाल में सीएम बन सकता है। ममता बनर्जी राष्ट्रनेता है, मोदी जी राष्ट्रनेता है, वाजपेयी जी आदवानी राष्ट्रनेता है, और राष्ट्रनेता के बीच लोकल स्थानीय लीडर कैसे सीएम बन सकता है, ये आप बादल देवनाथ जी आपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया। आप पर तो आरोप यह है कि पार्टी और प्रशासन के दफ्तर का पता मैं आपको बताऊं, आपके प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी के दफ्तर का पता तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर है, ये कहा जा रहा है। और जहां तक बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर, अगर सब कुछ ठीक है, यानी कि कानून व्यवस्था अगर ठीक है, तो मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय, इन सबको जेड कैटेगरी की सुरक्षा क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों? आ रहा हूं बादल जी आ रहा हूं जी। एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। मुकुल राय के खिलाफ शारदा नारदा शुभेंदु गोरी के 2000 करोड़ रुपया, और अर्जुन सिंह के खिलाफ 300 करोड़ रुपया सऊदी अरब में, और नीतीश के प्रामाणिक के खिलाफ गोल्डन पाचार करने का बहुत सारे सवाल है पब्लिक के अंदर। मेरा सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल है। गेट करेंगे तो इन लोगों को मिलेगा ना, जो लोग दुर्नीति है, जो लोग पॉलिटिक्स का, जो लोग टीएमसी से सस्पेंड है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बात करिए, आप कानून व्यवस्था को लेकर बात करिए। ये डर क्यों है? चुनाव कैसे होंगे? अगर ममता दीदी का राज रहा तो साफ सुथरे चुनाव नामुमकिन दिखाई देते हैं। बादल देवनाथ, मैं आपको यही भी कहना चाहता हूँ, इन लोगों के खिलाफ इतना स्कैम है। शुभेंदु को फोन करके क्यों बोला जा रहा है घर में रहो, नहीं तो भाजपा में ज्वाइन करो? क्यों शुभेंदु ने क्यों ऐसा बताएगा? और शुभेंदु अधिकारी तो आदमी लोग कहते हैं ममता बनर्जी का सरकार नहीं, शुभेंदु अधिकारी का सरकार चाहिए, मतलब वो सीएम बनना चाहता है। और इस चक्कर में
राजनीतिक महत्वाकांक्षा हरेक की हो सकती है बादल देवनाथ जी। बादल देवनाथ जी, आप भी सियासत में हैं, आप भी सियासत में हैं, आप भी सोच सकते हैं मुख्यमंत्री बनने की। तो शुभेंदु अधिकारी अगर सोच रहे हैं तो ये कोई बुरा नहीं है। आइए मैं प्रेम कुमार के पास चलता हूं। प्रेम कुमार जी, कैसे होंगे साफ सुथरे चुनाव? हिंसा चरम पर है और ये तो अभी सियासी सफर लंबा है, कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन हिंसा लगातार जो हो रही है, आपको लगता है साफ सुथरे चुनाव होना मुमकिन है बंगाल में? देखिए मनीष जी, यही सवाल 2019 में भी उठ रहे थे। लोकसभा के चुनाव क्या पश्चिम बंगाल में साफ सुथरे ढंग से नहीं हुए क्या? यही सवाल आप देखिए, अभी बिहार में चुनाव हुए। प्रेम जी, प्रेम से नहीं हुए चुनाव, खून खराबा आपको भी याद होगा। एक विधायक की भी हत्या हुई बीजेपी के। बिल्कुल, ये जो दूसरे प्रदेशों की तुलना में देखा जाए तो वो हिंसा हुई थी, लेकिन आमतौर पर बहुत बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव होता है और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए आमतौर पर, जो मोटे तौर पर कहा जाए तो वो पक्षपात वाले चुनाव नहीं थे। चुनाव नतीजे भी बताते हैं इस बात को। आप देखिए बिहार में अभी चुनाव हुए, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर के सवाल उठे और अदालत में सवाल है। तो सवाल यह है कि चुनाव को प्रभावित करने का तरीका जो आज है वो बदल रहा है और ये हिंसा की चंद घटनाएं हो रही, निंदनीय नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इन घटनाओं से कौन अछूता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण रखा था कि छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी थी, उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में और रमन सिंह की बीजेपी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और उस समय भी राष्ट्रपति शासन की मांग हो सकती थी, लेकिन यूपीए सरकार में यह नहीं किया गया। मुझे लेकिन आपको लगता है प्रेम कुमार जी, जो हालात हैं और संकेत ये मिल रहे हैं कि कहीं राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव ना हो बंगाल में? विवेक श्रीवास्तव जी, अगर ध्रुवीकरण हो गया तो ममता दीदी का डब्बा गोल। मनीष जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, बीजेपी की ये पॉलिटिक्स ही नहीं है राष्ट्रपति शासन की। वो राष्ट्रपति शासन का डंका पीटेगी, राष्ट्रपति शासन लगाने का दम नहीं है उसमें, क्योंकि अगर दम होता तो वो राष्ट्रपति के सामने जाके गुहार लगाते, केंद्र सरकार से अपील की जाती। प्रेम जी, हिंदी पट्टी का प्रभारी वहां पर गया है, सियासत करने गया है और बार बार बीजेपी के नेताओं ने यह कहा है कि हम सियासत करने आए हैं, वहां पर हम समाज सेवा नहीं और सियासत, साम दाम दंड भेद, सियासत में सब जायज है। सियासत नहीं, ठीक है, सियासत में सब कुछ करिए, साम दाम दंड भेद करिए, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करिए। अपने संविधान को जो सेक्युलर है उसको ताक पे रख करके मनुस्मृति को फॉलो ना करे बीजेपी। हमारा सिर्फ ये कहना है, चुनाव है, हम सब लड़ते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ये सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, ये प्रजातंत्र एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट है, इसको हम सारी पार्टियों को मानना चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के लिए अगर आप अपने देश के सोशल फैब्रिक को खराब करेंगे, आप जातिवाद के आधार पर लड़ेंगे, आप हिंदू मुसलमान करेंगे, आप धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़काएंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे, तो ये जीत नहीं है, ये देश की हार है। आज गोवलकर को ये बेच के खा चुके हैं, वो गोवलकर जो स्वदेशी के लिए थे। आज हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 100% FDI। स्वदेशी जागरण मंच शुरू हुआ था 1991 में मनमोहन सिंह की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। विवेक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। विवेक जी, लेकिन आज एक सवाल, विवेक जी मुझे बहस खत्म करनी है, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बंगाल में आपका और कांग्रेस का साथ होगा जैसे बिहार में था? देखिए, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है कहना, इसके लिए प्रोलिट ब्यूरो बैठता है, सेक्रेटेरिएट बैठता है, मेंबर्स बात करते हैं और उसके बाद ये निर्णय होते हैं। इट इज टू प्रीमेच्योर टू स्पीक अबाउट एनीथिंग, टू प्रीमेच्योर राइट नाउ। लेकिन चुनावी बिगुल बंगाल में फूंक चुका है। ममता ने भी अपने दौरे उत्तर बंगाल, जलपाईगुड़ी से शुरू कर दिए। आप लोगों की तैयारी क्या स्थिति है? आप समझें मनीष जी, नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। आप समझ लीजिए, बिहार में हमारा रिजल्ट अच्छा आया है और ये बैलेट बॉक्सेस की हेराफेरी और ड्रामेबाजी जो करी गई है, और बड़ी मुश्किल से ये लोग सत्ता में आए हैं, रूलिंग पार्टी वाले, नीतीश कुमार की सरकार। बंगाल के अंदर भी बिगुल बजा करके डंके की चोट पे लेफ्ट की वापसी होने जा रही है। उसका रीजन वी आर अ कैडर बेस्ड पार्टी। विवेक जी, 18-20 सीटों से पड़ोसी राज्य में अगर मिल गई तो आप यहां पर लगभग 300 सीटों वाले राज्य के आसपास आप कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, गले के नीचे नहीं उतरती बात, लेकिन तब भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे साथ चौबे साहब है। चौबे साहब, आपने सारे मेहमानों को सुना, आपको लगता है अगर ध्रुवीकरण काम कर गया तो ममता दीदी का चौपट? देखिए, ममता अगर जाएंगी तो अपने कारणों से जाएंगी। ये तो देखिए, ये मैं मानने को तैयार नहीं
कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में हम लोगों ने देखा है कि क्या अच्छा पीड़ित उनके जो पिताजी भी थे, तो उनकी जो से है और जिस तरह से उस व्यक्ति ने उसके अंदर जो एक सांगठनिक दक्षता है और उस पर मतलब उसका निकल आना, और टीएमसी को तो खड़ा जिन लोगों ने किया शुरुआती दौर में, मुकुल राय भी थे उन पर। जब तक आपके दल में रहते हैं तब कोई आरोप नहीं लगता, उनको आप रेल मंत्री बनाते हैं। और ये कहना ऐसा नहीं है कि मुकुल राय के, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो 18 संसदीय सीटें मिली तो उसमें मुकुल राय की भी कुछ जमीनी, ऐसा नहीं, उस व्यक्ति ने भी कुछ काम किया। लेकिन ये है कि वहां पर मुझे तो एक दूसरा लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए, देखिए बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ा गई है, बीजेपी को रोकने के लिए हो सकता है कि लेफ्ट, कांग्रेस और ये लोग मिलकर के ममता को सपोर्ट करें, इन तीनों में गठजोड़ हो सकता है। जी कृपा जी इस समय गठजोड़ होंगे, जी हां, ऊंच नीच होगी, लेकिन आखिर कृपा किसकी बरसेगी, किस पर बरसेगी कृपा, ये तो वोटर तय करेगा। सोनार बंगला बनाने का वादा आखिर पूरा कैसे होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। जी हां, मुझे देश का सवाल खत्म करना है, लेकिन खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूं, सोनार बांग्ला का सपना और वादा आखिर सरकार कैसे पूरा करेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा। सियासी सफर अभी लंबा बाकी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ध्रुवीकरण अगर हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्यों का राज जरूर आ सकता है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, सौरभ सिकंदर, कृपा शंकर चौपे जी, विवेक श्रीवास्तव, बादल देवनाथ और प्रेम कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।